गुड आफ्टरनून बच्चों। जो कि अब हम 10वीं क्लास में जो हमारा चैप्टर है जैव प्रक्रम वाला, उसमें हम मानव पाचन तंत्र के बारे में सीखेंगे। तो हम बच्चों ये जो हमारा स्क्रीन पर चित्र दर्शाया गया है वो मानव पाचन तंत्र का है। इसके बारे में हम बढ़िया तरीके से सीखेंगे, सरल तरीके से सीखेंगे। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहां से बच्चों हम इसको मुख गुहा क्या बोलेंगे बच्चों? मुख गुहा। तो हम इस मुख गुहा को एक्सप्लेन करते हैं। मनुष्य में भोजन का अंत मुख के द्वारा किया जाता है। मनुष्य में भोजन का अंत ग्रहण मुख के द्वारा किया जाता है। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं तो मुख गुहा के द्वारा हम भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है बच्चों, मुख गुहा में जीवा यानी कि जो जीव होती है भोजन का स्वाद चखती है। इस मुख गुहा के अंदर क्या है बच्चों? जीव। तो क्या करती है? भोजन का स्वाद चखती है। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और लार ग्रंथियों से निकलने वाली लार भोजन को अच्छी तरह मिला देती है। तो बच्चों इस मुख गुहा के अंदर हमारी एक तो हुई जीव और दूसरी हुई इसके अंदर दांत। दांत क्या करते हैं बच्चों? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं। ठीक है बच्चों। और लार ग्रंथि से जो लार निकलती है, लार ग्रंथि से निकलने वाली लार होती है ना, भोजन को अच्छे तरीके से मिला देती है। लार किसको मिला देती है बच्चों? भोजन को। किसको? भोजन को अच्छे तरीके से मिला देती है लार। लार में जो लार होती है ना, लार के अंदर क्या होता है बच्चों? लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? एंजाइम, जिसको हम टाइलिन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? टाइलिन। तो हम उसको याद करने का तरीका भी हमारे पास ये है। टाई जैसे हम टाई बांधते वक्त लीन हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, हमें समय लगता है, लीन हो जाते हैं। तो टाइलिन। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। तो हम इसमें भोजन के अंदर कौन सा, लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है लार के में? टाइलिन नामक एंजाइम भोजन में विद्यमान, जो कि जो लार में उपस्थित है। लार के अंदर टाइलिन नामक एंजाइम भोजन में दोबारा से देखते हैं इस लाइन को। लार में जो लार होती है ना, हमारी मुंह में से लार निकलती है, टाइलिन नामक एंजाइम भोजन में किसमें? भोजन में विद्यमान। भोजन में क्या है विद्यमान? स्टार्च और माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। किसको कर देता है? भोजन को कौन कर देता है? टाइलिन नामक का एंजाइम होता है जो भोजन को स्टार्च और माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। लार भोजन को, लार है जो लार होती है मुख के अंदर, वो भोजन को कैसा कर देती है? लेसदार और चिकना
बना देती है, जिससे भोजन को निगलने में आसानी होती है। तो हमारा ये था पहला मुख गुहा। अब है दूसरा हमारा ये गर्सनी। ये हमारा पहला था। अब गर्सनी की बात है यहाँ पे। यह आहार मैंने भोजन वाली जो नली होती है ना, आहार, यह आहार तथा वायु दोनों के लिए एक सामान्य रास्ता होता है। यह नली मुख गुहा ऊपर कहाँ है? ये मुख गुहा, ये गर्सनी है ना, यहाँ से ये गर्सनी रही, ये गर्सनी, और ऊपर क्या है? मुख गुहा। ठीक है, सेंटर में क्या हुआ? गर्सनी, और गर्सनी से ऊपर क्या हुआ? मुख गुहा। ठीक है, तो इस लाइन में बताता है कि यह आहार तथा वायु दोनों के लिए एक सामान्य रास्ता होता है। जो गर्सनी होती है ना, यहाँ पे क्या होता है? जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, हवा और भोजन करते हैं, आहार करते हैं, उसके लिए एक सामान्य रास्ता है। किसका है? गर्सनी का। यह नली मुख गुहा, ऊपर की साइड में क्या है? मुख गुहा, और नीचे की साइड में क्या होता है? ग्रीशिका। ये रही ग्रीशिका से जोड़ती है। कौन जोड़ती है? ग्रीष्मी जोड़ती है, जिसकी लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। तो इसकी लंबाई कितनी सेंटीमीटर है बच्चों? 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यहां से लेकर के और ग्रीशिका तक की हमारी लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। अगली हेडिंग जो बनेगी हमारे बच्चों, ये हमारी ग्रीशिका। यह एक लंबी ठीक है, लंबी पतली पेशिया नलिका होती है, जिसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी है बच्चों? 25 सेंटीमीटर। जो गर्सनी से, अब ये गर्सनी था ना, यहां से ये गर्सनी था, गर्सनी से प्राप्त भोजन जैसे गर्सनी से ये भोजन आया, भोजन ग्रीशिका, ठीक है, गर्सनी से प्राप्त भोजन को अमाशय तक पहुंचाने का काम करती है। ये ग्रीशिका होती है ना, जो ग्रीशिका, गर्सनी से जो हमारा भोजन आता है ना, ग्रीशिका के माध्यम से, तो ये हमारा भोजन कहाँ पे पहुंचता है? अमाशय में, अमाशय तक पहुंचाने का काम करती है। ग्रीशिका में कोई एंजाइम स्रावित नहीं होता। एंजाइम तो हमारा देखो यहाँ पे मुख गुहा के अंदर हुआ था, ठीक है, टाइलिन एंजाइम था जो कि, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या होता है? ग्रीशिका के अंदर, यहाँ ग्रीशिका के अंदर कोई भी एंजाइम स्रावित नहीं होता। ग्रीशिका की दीवारें पेशियां होती हैं, जिसके सिकुड़ने तथा फैलने के कारण अर्धपचित लार वाला भोजन आगे की ओर बढ़ाकर अमाशय में प्रवेश करता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये जो भोजन होता है तो कहाँ पे चला जाता है? अमाशय के अंदर। ये अमाशय है, देखो यहाँ पे। अगला हमारा जो हेडिंग बनेगी 4 नंबर की, ये हमारी अमाशय है। इसका हम किस तरीके से याद कर सकते हैं? मैं एक बार अभी दोबारा बता देता हूं। पहले मुख गुहा, मुख है ना, मुख गुहा, भोजन कराने वाला रास्ता है जो मुख गुहा, और गर्सनी है और ग्रीशिका। इसमें देखो, इसमें ये है ना, गर्सनी है और कै है, तो हम जो कै वाला है वो बाद में लिखेंगे, और जो नी वाला है यानी कि नी वाला पहले। जैसे हमने देखा होगा, हमने
व्यंजनों में देखते हैं क्या खाया जाता है, जैसे क्या पहले आता ना उसमें, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे उल्टा लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, याद करने का थोड़ा सा आसान सा तरीका है, मैंने तो ऐसे ही याद कर रखा है, तो जैसे आपको आसान लगे ठीक है। तो ये तरीका है ग्रसनी और ग्रीशिका। तो बच्चों आगे है हमारा अमाशय। यह एक बड़ी पेशी है शी, शी, सी, सी अथवा जे, ये रहा जे, जे। आकृति की थैली की तरह की रचना होती है जो डायफ्राम के नीचे स्थित होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा यहाँ पे बना हुआ नहीं है, यहाँ पे ऐसे डायफ्राम बना होता है। यहाँ पे जैसे मैं बना देता हूँ फिर भी, यहाँ से ऐसे बनता है ये बच्चों, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। ऐसे डायफ्राम बना होता है यहाँ पे, के नीचे स्थित होता है मुख गुहा से, मुख गुहा से, मुख गुहा से भोजन ग्रीशिका, ग्रीशिका के द्वारा अमस्य में पहुंचता है। अमस्य के द्वारा भोजन रूप अमस्य के द्वारा मुख्य रूप से 4 अग्रसित काम किए जाते हैं। तो इसके अंदर भी 4 तरीके के काम होते हैं अमस्य के अंदर, तो हम उसके बारे में भी अभी डिस्कस करते हैं। हमारी जो पहली हेडिंग होगी यहां पे नंबर 1 है भोजन का भंडारण। यह हमारी पहली हेडिंग है। इसमें क्या होता है बच्चों, यह हमारे इस अमस्य की बात चल रही है। ठीक है, अमस्य में भोजन विभिन्न अवधियों के लिए भंडारित होता है। भोजन में उपस्थित जो भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है भोजन के अंदर, वो 1 से 2 घंटे तक कार्बोहाइड्रेट होता है जो 1 से 2 घंटे तक, और जो प्रोटीन होती है 3 घंटे तक, और वसा है लगभग कितने 3 से 6 घंटे तक अमस्य में रहती है। ठीक है बच्चों, भोजन के भंडारण के लिए हम भोजन को कुछ अंतराल के बाद लेते हैं। अगला है यहाँ पे हमारा भोजन का मैकेनिकल क्योरिंग। नंबर 2 के अंदर भोजन का मैकेनिकल क्योरिंग। इसके अंदर बच्चों अमस्य की पेशीय दीवारें होती है ना, जो अमस्य है इसकी पेशीय दीवारें होती है, जो पेशीय दीवारों के सिकुड़ने तथा फैलने के कारण भोजन जठर रस के साथ घुल मिल जाता है। ठीक है बच्चों, इस जो भोजन का मैकेनिकल क्योरिंग होता है ना, यहाँ पे अमस्य के जो पेशीय दीवारें होती है वो क्या करती है, सिकुड़ने तथा फैलने के कारण भोजन को जठर रस के साथ घुल मिल जाता है। अगला है हेडिंग हमारा अर्धपाचन। अर्ध
पाचन। तो इसमें क्या होता है बच्चों, अर्धपाचन में अमाशय की आंतरिक भित्ति, जो अमाशय है इसकी आंतरिक भित्ति होती है जो से तनु का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो आंतरिक भित्ति से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा जठररस स्रावित होता रहता है। उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माध्यम में अम्लीय बना देता है। यह कठोर आहार को नरम भी कर देता है। कौन कर देता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, तथा भोजन में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवों को भी मार देता है। इसके अंदर हमारे दो एंजाइम होते हैं। जठररस में दो प्रकार के एंजाइम होते हैं। किसके अंदर होते हैं, जठररस के अंदर दो प्रकार के एंजाइम होते हैं। कौन कौन से हैं, नंबर 1 रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करता है, दूध को फाड़ने का काम करता है, जबकि पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पेक्टिन में बदलने का काम करता है। दोबारा से देखता हूं, रेनिन क्या करता है, रेनिन दूध को फाड़ने का काम करता है, जबकि पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पेक्टिन में बदलने का काम करता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, चौथा है इसमें, अमाशय में पाचन के बाद पचा हुआ भोजन ग्रहणी में पहुंचता है। इसमें पहुंचता है, ग्रहणी में पहुंचता है। अगला है, पांचवी हेडिंग है हमारी छोटी आंत। ये रही हमारी छोटी आंत। छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग है। कैसा अंग है, सबसे लंबा अंग है। किसका है, छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग है। यह उदर मैंने पेट, यह उदर के अंदर स्थित होती है, जो कुंडलित और वल्लित होती है। इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा गया है, देखो सेंटीमीटर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मीटर लिखा गया है। ये यहां से छह मीटर। छोटी आंत की कितनी लंबाई बच्चों, 6 मीटर। इसकी लंबाई शाकाहारी जंतुओं में अधिक होती है। जो शाकाहारी होते हैं, जो मांस नहीं यूज करते, ठीक है, जो जंतु मांस यूज नहीं करते, उनकी क्या होती है लंबाई, क्या बोलते हैं, इसकी लंबाई शाकाहारी जंतुओं में अधिक होती है, जो मांसाहारी जंतुओं में थोड़ी कम होती है। घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं को सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी क्षुदांतर की जरूरत होती है। मांस का पाचन सरल, अतः बाद जैसे मांसाहारी जंतुओं की क्षुदांतर की लंबाई छोटी होती है। क्षुदांतर का लगभग भाग ग्रहणी कहलाता है। क्षुदांतर ऐसा स्थान है जहां कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पाचन होता है। यहाँ इस पचे हुए भोजन को यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं हम, ये रहा, इसको लीवर भी बोलते हैं, इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, तथा अग्न्याशय से स्रावित रस प्राप्त होते हैं। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है। जो अमाशय से आने वाला भोजन होता है कैसा होता है, अम्लीय होता है। अग्न्याशय व यकृत से निकलने वाला एंजाइम इस अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देता है। कैसा बना देता है,
अम्लीय जो भोजन होता है उसको कैसा बना देता है, अक्षार्य बना देता है। अग्नस्य रस तथा यकृत से पित्तरस स्रावित होता है। यहाँ ये है ना, ये देखो ये ग्रीन से कलर का दिखाई दे रहा है, ये पित्ताशय है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा अग्नस्य रस तथा यकृत से पित्तरस स्रावित होता है। यकृत से स्रावित पित्तरस अक्षार्य होता है, जो मानव को अम्लीय, क्या बोलते हैं, यकृत से स्रावित पित्तरस जो लीवर से, ये लीवर है ना, ये लीवर से जो यहाँ पे दिख रहा है पित्तरस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या होता है, ये यकृत से स्रावित पित्तरस अक्षार्य होता है। कैसा होता है, ये अक्षार्य होता है, इसके अंदर होता है, जो मध्यम को अम्लीय से अक्षार्य कर देता है। पित्तरस वसा के बड़े कणों को छोटे कणों में परिवर्तित कर देता है। जो पित्तरस होता है ना, वो वसा को क्या कर देता है, छोटे कणों में परिवर्तित कर देता है और उसे इम्बलिष्कृत कर देता है। आगे बच्चों हमारा है हेडिंग है क्षुधांतर। छठी हेडिंग है हमारी ये। इसके बाद छोटी आंत में स्रावित एंजाइम बचे हुए अपचित, क्या है, क्या बोल, इसमें क्या है, इसके बाद छोटी आंत में स्रावित एंजाइम बचे हुए अपचित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पाचन कर देते हैं। क्षुधांतर की विधि से पाचक रस स्रावित होते हैं, जिसमें 4 एंजाइम पाए जाते हैं। नंबर 1 कौन कौन सा, पेप्टाइडेज, लाइपेज, सुक्रेज और माल्टेज। अगली हेडिंग बनती है हमारी 7 नंबर की है। छोटी आंत व क्षुधांतर में भोजन पाचन एवं अवशोषण के बाद बड़ी आंत में पहुंचता है। यहाँ पर अतिरिक्त पानी को अवशोषित कर लिया जाता है। भोजन का अपशिष्ट भाग बिना पचा भोजन गुदा में एकत्रित होता है। समय समय पर यह मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। दोबारा से देखिए, बड़ी आंत की बात चल रही है यहाँ पे। जो छोटी आंत होती है ना, ये छोटी आंत है, ये देखो छोटी आंत है ना, ये छोटी आंत है। छोटी आंत से यहाँ पे अटैच होने के बाद में यहाँ से बड़ी आंत में अटैच हो गया और ये गुदा द्वार के द्वारा हमारा जो मल निकलता है वो बाहर निकल जाता है। छोटी आंत व क्षुधांतर में भोजन पाचन एवं अवशोषण के बाद बड़ी आंत में ये पहुंचता है। देखो यहाँ से पहुंचता है। यहाँ पर अतिरिक्त पानी अवशोषित कर लिया जाता है। भोजन का अपशिष्ट भाग बिना पचा भोजन गुदा में एकत्रित होता है। समय समय पर क्या होता है, यह मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारा जो हमारी 7 हेडिंग बनती है, ये हमारी बिल्कुल, जो अगर आप बच्चों इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखोगे, ध्यान से सुनोगे, तो हमारे मानव पाचन तंत्र हमें अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो बच्चों आशा है कि आपको ये मानव पाचन तंत्र
अंतर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आपसे आशा है कि आप इसे अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे और जो हमारा ये चित्र है इसको भी बना के देखेंगे। और जो हमारी हेडिंग बनती है, नंबर 1 मुख गुहा, नंबर 2 कर्षणी, तीसरा नंबर है ऋषिका, ठीक है, अमस्य, और अमस्य के बाद में शुद्धांतर है, फिर है बड़ी आंत, ये जमा छोटी आंत, और शुद्धांतर और बड़ी आंत। तो बच्चों आप सभी इस मानव पाचन तंत्र को अच्छे तरीके से सीखेंगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।